आज हम आपको वर्ल्ड मैप या ग्लोब के बारे में बताएंगे कि इसमें कितने बर्रे आज़म या कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने इसमें ओशंस या बड़े समंदर हैं और तो इससे मुतल्लिका कुछ और बातें। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो ग्लोब आपके सामने है वर्ल्ड मैप, इसमें आप देख रहे हैं कि बर्रे आज़मों के नाम हैं जिन्हें हम इंग्लिश में कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। ये देखें, लेफ्ट पर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसमें कनाडा शामिल है, इसमें इसके बाद यहाँ ये यूनाइटेड स्टेट्स है, फिर मेक्सिको है, फिर ये सेंट्रल अमेरिकन स्टेट्स हैं जो पनामा से स्टार्ट होती हैं। उसके बाद यहाँ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट स्टार्ट हो जाता है। इसके बड़े ममालिक में ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, और ये बिल्कुल एक लंगूतरी शक्ल में आपको चिली नज़र आ रहा है। वेनेजुएला भी यही है, कोलंबिया है। फिर आप देख रहे हैं यूरोप है, यूरोप के बाद ये एशिया है। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, रकबे के लिहाज से भी बड़ा है और ये आबादी के लिहाज से भी बड़ा है। तो इसके बड़े ममालिक में आप देख रहे हैं कि ऊपर ये रशिया है, फिर ये चाइना है, ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है। इसके साथ ही अफगानिस्तान, ईरान और ये सऊदी अरेबिया। तो इसके साथ ही फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आप ये देखें, इसकी खुसूसी बात की है कि ये जो सिनाई डेजर्ट है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। सिनाई डेजर्ट के परली तरफ हम देखते हैं कि इसराइल है और इधर जॉर्डन है। और सिनाई डेजर्ट इजिप्ट का हिस्सा है। इसी सिनाई डेजर्ट और इजिप्ट के बाकी हिस्से के दरमियान में से यहाँ सुएज कनाल है। इस पे बाद में हम इसकी वजाहत आपको करेंगे। तो अफ्रीका के बाद फिर आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया, जो इसे ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट भी कहते हैं लेकिन बेसिकली इसका नाम ओशनिया है। इसमें न्यूजीलैंड शामिल है, ये आप देख रहे हैं, और फिर तस्मानिया। तो ये है ओशनिया। ये दुनिया का छोटा कॉन्टिनेंट है रकबे के लिहाज से और आबादी के लिहाज से भी। लेकिन अगर टेक्निकली देखें तो एंटार्कटिका, ये जो कॉन्टिनेंट है, ये आबादी के लिहाज से सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। यहाँ बाकायदा तो कोई मुल्क आबाद नहीं है, लेकिन इस कॉन्टिनेंट को मुख्तलिफ मुल्कों ने तकसीम किया हुआ आपस में तजर्बाती मकासद के लिए। यहाँ उनकी लैब्स हैं जो मुख्तलिफ किस्म की रिसर्चेज करती हैं। जो यहाँ के बड़े एनिमल्स हैं, ये दो बड़े एनिमल्स हैं। पेंगुइन आपने सुना होगा, पेंगुइन यहाँ होते हैं, और सील्स। तो ये दो बड़े जानवर हैं। इसके बाद हम देखते हैं ओशंस। ये देखें, ये पैसिफिक ओशन है और ये दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। ये रकबे के लिहाज से और डेप्थ के लिहाज से भी। पैसिफिक ओशन में यहाँ आप देख रहे हैं कि जो डीपेस्ट पार्ट है समंदर का, उसे मैरियाना ट्रेंच कहते हैं, मैरियाना ट्रेंच। और मैरियाना डीप का वो नाम है। यूँ आप समझ लें कि इसकी अगर डेप्थ देखें तो इसकी डेप्थ माउंट एवरेस्ट से ये ज़्यादा गहरी है वो ट्रेंच। अगर माउंट एवरेस्ट तकरीबन 29,000 फुट की बुलंदी पर है, तो ये 29,000 से कुछ ज़ायद है मैरियाना ट्रेंच। तो द डीपेस्ट पार्ट इज देयर इन द पैसिफिक ओशन। हमने ग्लोब को दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। दरमियान में एक लाइन खुद ही ड्रा की हुई है बिल्कुल सेंटर में, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। ये देखें, इक्वेटर है। तो इस इक्वेटर के ऊपर वाले हिस्से को हम नॉर्थ पैसिफिक कह देंगे, निचले वाले हिस्से को साउथ पैसिफिक ओशन कह देंगे। इसी तरह ये अटलांटिक ओशन है, यानी यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के दरमियान वाला जो ओशन है, दिस इज अटलांटिक ओशन। ये दूसरे नंबर पर बड़ा ओशन है। इसमें भी इक्वेटर के ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ अटलांटिक और निचले वाले हिस्से को साउथ अटलांटिक। फिर यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका के दरमियान जो ओशन है, दिस इज इंडियन ओशन। तो एक फिर इसके नॉर्थ में है वो आर्कटिक ओशन है। तो ये 66 डिग्री लैटीट्यूड के ऊपर जो ओशन है, ये आर्कटिक ओशन है। इसकी खसूसियत ये है कि ऑलमोस्ट सारा साल ये बर्फ़ से ढका रहता है। ये जो आर्कटिक आइस शीट है वो यही है जो कि मेल्ट हो रही है वक्त के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से।
पहले तो ये बिल्कुल नेविगेबल नहीं था विदाउट द यूज ऑफ द आइस ब्रेकर्स। तो आइस ब्रेकर हम कहते हैं कि वो समंदर की इस शीट को तोड़ते हैं और उसके पीछे फिर जो वेसल्स हैं, बहरी जहाज हैं, उनके लिए गोया के रास्ता बन जाता है, वो इसमें सफर करते हैं। कुछ अर्सा पहले चाइना ने बैरिंग सी के ऊपर से, रशिया के नॉर्थ से होते हुए, इस आइस शीट में से बैरी जहाज गुजारे हैं, जो कि आइस ब्रेकर की इसके बगैर गुजारे हैं, इसलिए कि ये जो आइस शीट है ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से थिन हो गई है। ये नॉर्वे है, यहाँ तक गोया कि यूरोप तक पहुंच सकते हैं। ये जो मैंने इक्वेटर की बात की है, एक और लफ्ज आपने सुना होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और द सदर्न हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर ग्लोब को चूंकि दो हिस्सों में तकसीम करता है, जो इसके ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ होता है। जब भी आप मैप देखेंगे तो उसके ऊपर की जानब हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे की जानब फिर साउथ होता है, और आपके राइट हैंड ईस्ट होता है और आपके लेफ्ट हैंड वेस्ट होता है। तो इक्वेटर के नॉर्थ में हम उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और इसके साउथ में सदर्न हेमिस्फीयर, गोया के हाफ दायरा। सफियर कहते हैं दायरे को, या किसी भी गोल चीज को हम सफियर कहते हैं। तो जमीन चूंकि ऑलमोस्ट गोल है, तो हम इसको दो हिस्सों में यूं तकसीम करते हैं। आज इतनी ही मालूमात काफ़ी हैं। बाकी हम इसके बाद अगली वीडियो में बताएंगे कि ये जो आप लाइंस देख रहे हैं, इक्वेटर के कुछ पैरेलल लाइंस हैं जिन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, ये क्यों बनाई गई और इनकी तादाद कितनी है। इसी तरह इक्वेटर के साउथ में लाइंस हैं, ये कितनी लाइंस होती हैं, और इन्हें हमने क्यों बनाया, ये खुद इंसान ने ड्रॉ की हैं। लाइकवाइज आप नॉर्थ साउथ लाइंस देख रहे हैं, तो इनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। इनकी कितनी तादाद है, ये भी क्यों बनाई गई हैं, और इनके क्या हमें फ़ायदे हैं, इन चीज़ का जिक्र करेंगे। और कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें अबाउट द ग्लोब आपके सामने रखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है ये मुख्तसर सी इंफॉर्मेशन आपके लिए मुफीद होगी। अगली वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि जो इम्पोर्टेंट वाटरवेज हैं, जैसे सुएज कनाल है या स्ट्रेट ऑफ मलाका है, यहाँ ये स्ट्रेट ऑफ मलाका है, इसी तरह पनामा कैनाल है, तो ये इसको वाटरवेज कहते हैं, या जबराल्टर है, ये कैसे बनी, इनकी जोग्राफियाई अहमियत क्या है, ये चीज़ें आपके सामने रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।